हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका स्टडी फटाफट में। और आज का टॉपिक है दबाव समूह। फर्स्ट ईयर का पॉलिटिकल का है, 5th यूनिट का एक टॉपिक है। और मेरे छोटे भाइयों ने कहा इस पर वीडियो बनाइए सर, तो मैंने इस पर वीडियो बनाने की कोशिश किया है। और आप लोगों के लिखने के तरीके को लेकर मैंने वीडियो बनाया है कि आप इस प्रकार से लिखेंगे तो अच्छा नंबर आपको मिलेगा और इस प्रकार से लिखा जा सकता है बीए के एग्जाम में। इसके साथ में यह दबाव समूह बहुत महत्वपूर्ण है, राजनीतिक स्थिति को देखते हुए भी, राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो दबाव समूह के बारे में एक विद्वान है। सबसे पहले तो दबाव समूह क्या है, एक छोटा सा अर्थ, एक साधारण अर्थ में देखा जाए, वह ऐसा समूह होता है जो किसी राजनीतिक दल का हिस्सा ना रहते हुए, सरकारी कर्मचारी का हिस्सा ना रहते हुए या हिस्सा रहते हुए, दोनों परिस्थिति हो सकती है, उस पर अपना प्रभाव, अपने हित यानी अपने स्वार्थ, अपने समूह के पूर्ति हेतु जो प्रभाव डालता है, प्रभाव डालकर अपने स्वार्थ की पूर्ति कर लेता है, उसे हम दबाव समूह की संज्ञा देते हैं। इसके संबंध में जो डॉक्टर फाइनर है, यह एक विचारक, एक विद्वान है। इन्होंने क्या कहा, यह अज्ञात सम्राट होता है, यह एक अज्ञात सम्राट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, क्वेश्चन में अगर आप लिखते हैं या पूछा भी जा सकता है कि एक अज्ञात सम्राट दबाव समूह को किसने कहा था, तो डॉक्टर फाइनर ने। क्यों? क्योंकि यह सम्राट तो होता है किंतु अज्ञात होता है, किसी को मालूम नहीं होता। और यह दबाव समूह अपने हित की पूर्ति, अपने प्रभाव स्वरूप अपने कार्यों को राजनीतिक रूप से करवा लेता है, प्रशासनिक रूप से करवा लेता है। कैसे? अपने दबाव के कारण। दबाव समूह के लेकर कुछ परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं को हम देखेंगे। एक परिभाषा है हरमन जेंगलर, परिभाषा में है हरमन जेंगलर। जेंगलर की परिभाषा क्या है? परिभाषा को आप एक बार देख लेंगे, याद कर लेंगे। मैं बता रहा हूं कि दबाव समूह ऐसे व्यक्तियों का संगठित समूह होता है जो औपचारिक रूप से सरकारी पद पर ना रहते हुए या फिर सरकारी पद पर रहकर सरकारी निर्णयों को प्रभावित करता है। दबाव समूह ऐसे व्यक्तियों का संगठित समूह होता है जो सरकारी पद पर ना रहते हुए सरकारी कार्यों को प्रभावित करता है। कौन कहता है? हरमन जेंगलर। यह परिभाषा है। ऐसे ही कुछ कुछ परिभाषाएं सभी विद्वानों ने दी है और इन परिभाषाओं से सिर्फ यही निष्कर्ष निकलेगा कि यह एक ऐसा समूह होता है जो कार्यों में परिणति नहीं होता है, कार्यों में सक्रिय रूप से संलग्न नहीं होता है और कभी कभी संलग्न भी होता है सक्रिय रूप से, और वह अपने कार्यों की हित की पूर्ति हेतु अपनी हित की पूर्ति करा लेता है अपने प्रभाव के द्वारा, तो उसे दबाव समूह कहते हैं। इसके प्रकार देखेंगे तो प्रकार को प्रकृति, समूह के गठन, इसके आधार पर प्रकार को 4 भागों में बांटा गया है। 4 प्रकार के प्रकार है। क्या है? संस्थात्मक दबाव समूह। संस्थात्मक दबाव समूह अर्थात एक संस्था के रूप में होता है। यह औपचारिक होता है। इसके संबंध में देखेंगे, यह औपचारिक होता है, पूर्ण रूप से लीगल होता है यह दबाव समूह। संस्थात्मक होता है, इसका जैसे कि यह दल के रूप में होता है, राजनीतिक दल भी है, वो भी एक प्रकार का दबाव समूह कई विद्वान मानते हैं। विधानमंडल, इनमें वो सक्रिय रूप से भाग लेते रहते हैं। वैसे ही बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, उनमें वो सक्रिय रूप से भाग लेते रहते हैं। तो वह आता है संस्थात्मक दबाव समूह के अंदर। छोटी सी लाइनें 2-4 लाइनों में हम लिख सकते हैं। दूसरा आता है समुदायात्मक, अर्थात समुदाय के रूप में होता है। यह व्यवसायिक, श्रमिक संगठन, कृषक संगठन इत्यादि के रूप में होता है। इनका एक समुदाय होता है, अलग अलग लोगों का, सभी लोगों का अलग अलग समुदाय होता है। व्यापारियों का, जैसे सोने के व्यापारियों का अलग समूह, और बोल सकते हैं कपड़े के व्यापारियों का अलग समूह। इन सब समूहों को देखा जाए तो वो लोग अपना अपना एक दबाव समूह बनाते हैं और अपने हित की पूर्ति हेतु कभी कभी सरकार पर निर्णय डालते हैं, कभी कभी सरकार के निर्णयों को बाधित करते हैं, उनके निर्णयों को प्रभावित करते हैं। यह दबाव समूह अपने व्यवसायिक हितों को लेकर, श्रमिक संगठन है, कृषक संगठन है, ऐसे ऐसे बहुत सारे संगठन है। जैसे कृषक संगठन ने जब कृषक बिल पास हुआ था अभी भारत में जब, तो उसके लिए धरना प्रदर्शन किया था और उस धरना प्रदर्शन से अपने हित के अनुसार, जो उसको लगा कि यह मेरे हित में है, उस कानून को परिवर्तित कर दिया, परिवर्तित कर उसे हटा ही दिया, तो वो प्रभावित किया ना, यही है दबाव समूह। तीसरा है असमुदायात्मक। पहला था समुदायात्मक, तीसरा है असमुदायात्मक। मतलब इसका समुदाय नहीं होता, एक विशिष्ट वर्ग नहीं होता। इसमें तो विशिष्ट होता है, इसमें विशिष्ट नहीं होता है। जैसे जाति समूह का
हो जाते हैं आदिवासी समाज समूह, बहुत सारे जातियों में सिन्हा समाज। तो ये सब क्या करते हैं, अपने समाज के लिए, उन समाजों में जो बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं या फिर सरकारी कार्यालयों में काम करते हैं, वो लोग कोशिश करते हैं कि हमारे समाज के लिए, हमारे हित की पूर्ति के लिए हम अपने जो सरकारी कार्य है उनमें बाधा प्रभाव डाल सके और अपने लिए कार्य को पूर्ण कर सके। यह है असमुदायात्मक। चौथा है प्रदर्शनकारी या अनियमित। इस नाम से समझ में आ रहा है, प्रदर्शन करना अर्थात धरना देना, पुलिस के विरोध कार्रवाई करना, हड़कंप मचाना, ये सब भी कार्य इसमें पूरी अनैतिकता होती है और साथ में इलीगल भी होता है, या लीगली नहीं होता है और यह अनियमित होता है। कभी भी ये दबाव समूह बन जाता है, कभी भी शांत हो जाता है, कभी भी यह दबाव समूह, जैसे श्रमिक संगठन है, बना है, बंद चले जा रहा है, इसका अनिश्चित काल तक चले जाता है, कभी बंद होगा यह निश्चित नहीं है, लेकिन अनियमित होता है। अभी कुछ मुद्दा है, उस मुद्दे पर धरना प्रदर्शन करने के लिए दबाव समूह इकट्ठा हो गया और धरना खत्म होने के बाद एक दूसरे को लोग पहचानते भी नहीं है, तो वह दबाव समूह अनियमित रूप से कार्य करता है। तो 4 प्रकार के दबाव समूह संस्थात्मक में दल, सरकारी कर्मचारी, जैसे सिविल सर्विस वाले को भी ले सकते हैं, सिविल सर्विस में भी काम करते हैं ये दबाव समूह वाले, संस्थात्मक वाले। दूसरे है समुदायात्मक में व्यावसायिक, श्रमिक संगठन इत्यादि को हमने देखा। असमुदायात्मक में हमने देखा जाति समूह को लेकर विभिन्न जातियों के समूह होते हैं, अपने हितों हेतु उन्होंने अलग अलग संगठन बनाए रहते हैं। असमुदायात्मक हमने देखा था और प्रदर्शनकारी में देखा था धरना रैली के द्वारा सरकार के निर्णय को प्रभावित करते हैं। तो यह कैसे कार्य करते हैं, इनके कार्य करने की प्रणाली क्या है, पद्धति क्या है, किस आधार पर अपने कार्यों को मनवाते हैं, इसके 3-4 रूप हैं, हम देखते हैं। पहला है लॉबिंग। लॉबिंग से तात्पर्य है जो व्यक्तियों का समूह अपने कार्यों को प्रभावित करने के लिए, अपने कार्यों को हितों की पूर्ति करने के लिए सरकार के निर्णय को प्रभावित करता है। तो लॉबिंग क्या है, भारत में अभी तक अवैध माना जाता है। इसे भारत में रिश्वत, घूसखोर इत्यादि के नजरिए से देखा जाता है, किंतु यही एक जानकारी है, यही अमेरिका में वैध है। और अमेरिका में देखा जाता है तो जो पुराने राजनीतिज्ञ रहते हैं, जो पहले राजनेता रहते हैं, वो लोग लॉबिस्ट बन गए रहते हैं। लगभग वर्तमान में 20,000 से अधिक लॉबिस्ट है अमेरिका में। और यह क्या करते हैं, अपने निर्णय, अपने कार्यों द्वारा, अपने प्रभावों द्वारा सरकार के निर्णयों को प्रभावित करते हैं और अपने हित की पूर्ति करते हैं। तीसरा है प्रचार और प्रसार के साधन, सूचना का साधन के द्वारा कैसे करते हैं, जैसे इसमें है रेडियो, पत्र, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर इत्यादि के द्वारा, प्रचार और प्रसार समूह के द्वारा वो अपने प्रभावों को, जैसे न्यूज़पेपर में एक ही घटना को बार बार डलवाकर सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने के लिए दबाव देते हैं। रेडियो पर, टीवी पर, दूरदर्शन पर इत्यादि पर वह अपने हित की पूर्ति हेतु मांग करते हैं। तीसरा है आंकड़े प्रदर्शित करना, यह सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है। इसमें जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, इन दबाव समूह, 4 प्रकार के दबाव समूह, इनमें जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, आंकड़े जो होते हैं अपने हित के लिए, जो उनके आंकड़े बनाए जाते हैं एक समाज विशेष के लिए, तो उस समाज के आंकड़े को लेकर सरकार के समक्ष रखते हैं अच्छे तरीके से। और यह आंकड़े जो प्रदर्शित करते हैं कि उनके हित में बहुत ही कम कार्य हुए और अच्छे से कार्य होने चाहिए, उनके लिए ये कार्य होने चाहिए, तो इसलिए वो सरकार के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। तो ये आंकड़े प्रदर्शित करना। अगला हम देखेंगे दबाव समूह के लक्षण या विशेषताएं। तो यह है दबाव समूह के लक्षण और विशेषताएं, इसको देख सकते हैं। विशेषताएं है, लक्षण है, हम इसको लिख सकते हैं। एक 6-7 पॉइंट है, देखते हैं हम। पहला है सीमित उद्देश्य। इनका एक सीमित उद्देश्य होता है, अर्थात जो भी दबाव समूह होते हैं किसी एक उद्देश्य को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं, सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं और वह उद्देश्य पूर्ण हो जाते हैं। उसके बाद वह दबाव समूह शांत हो जाता है, फिर अपने उद्देश्य की प्राप्ति होती है, अर्थात जो भी कुछ कार्य होता है उनके समूहों के लिए, हित के लिए कार्य होना चाहिए, तो उसके लिए फिर सरकार के निर्णयों पर प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। इनका सीमित उद्देश्य होता है, कोई लंबा उद्देश्य नहीं होता है। साथ में यह कभी भी नहीं चाहते कि यह सरकार के सदस्य बने। दूसरा है औपचारिक व अनौपचारिक।
ये औपचारिक रूप से भी होते हैं, जैसे मैंने बताया था संस्थात्मक दबाव समूह। अनौपचारिक रूप से होता है, जैसे चौथा का बताया था मैंने, अनियमित और प्रदर्शनकारी। फिर था असमुदायात्मक, समुदायात्मक, वह अनौपचारिक रूप से दबाव समूह होते हैं। तो 4 प्रकार के दबाव समूह में पहला है संस्थात्मक, औपचारिक, और तीसरा था, चौथा था, जो भी था वो अनौपचारिक की श्रेणी में आएगा। तो इस प्रकार से दबाव समूह दोनों प्रकार के होते हैं। सीमित व परस्पर व्यापक होते हैं, मतलब इसके सीमित सदस्यता भी होती है और व्यापक भी सदस्यता होती है। ये छोटे से क्षेत्रों में होते हैं, एक विशेष क्षेत्र में होते हैं, किंतु इसके व्यापक क्या होने का तात्पर्य क्या है, इसके सदस्य जो होते हैं व्यापक हो सकते हैं, दूर दूर के। जैसे सिंधी समाज को देखा जाए तो अगर सिंधी समाज यहाँ है तो उसका सदस्य अगर कोई दूसरे राज्यों में है तो वो भी उस संस्था या समूह, जो दबाव समूह है, उसका सदस्य बन सकता है। तो वह है परस्पर व्यापक। एक साथ अनेक समूहों का सदस्य, जैसे ऊपर वाले का था कि अगर एक व्यक्ति है अपने दल को लेकर, जो दबाव समूह का दल है उसका एक साथ अनेक, जैसे कि वह व्यापारी संगठन है, व्यापारी भी है, लेकिन वह साथ में समाज में है तो समाज का कोई संगठन है उसमें भी वो सदस्य है, उसके साथ में किसी कॉलोनी, किसी या फिर किसी विशेष संस्था है उसमें वह सदस्य हो सकता है, समिति है उसमें वह सदस्य हो सकता है। अर्थात इसमें कोई रोक टोक नहीं, एक व्यक्ति एक साथ में 4 से 5, उससे भी अधिक जितना वह निर्वहन कर सके, उन सभी दबाव समूहों का सदस्य रह सकता है। अनिश्चित कार्यकाल, इसका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता है कि यह 4 वर्ष बाद यह ध्वस्त हो जाएगा या इतने वर्षों तक चलेगा। दबाव समूह अपने आप ही निर्मित होते हैं अपने हित की पूर्ति हेतु, और साथ में वह दबाव समूह जब हित की पूर्ति हो जाती है तो कई दबाव समूह नष्ट हो जाते हैं। नष्ट प्राय का तात्पर्य है वह शांत हो जाते हैं, फिर अपने हित की पूर्ति हेतु उत्पन्न होते हैं। कुछ कुछ दबाव समूह होते हैं जो चले जा रहे हैं, श्रमिक संगठन होते हैं, कृषक संगठन होते हैं इत्यादि। सर्वव्यापक, अर्थात दबाव समूह प्रत्येक जगह पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस देश में पाए जाएंगे, किसी एक विशेष क्षेत्र में पाए जाएंगे, नहीं, थोड़ी या ज्यादा, लेकिन प्रत्येक क्षेत्रों में दबाव समूह होते हैं। यहाँ तक कि राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में देखा जाए तो राजनीतिक प्रणाली जैसे होती है एकतंत्रात्मक, सर्वाधिकारवादी, लोकतंत्रात्मक, साम्यवादी, सभी में दबाव समूहों का परिलक्षित होना संभव है, किंतु लोकतंत्रात्मक प्रणाली में सबसे ज्यादा दृष्टिगोचर होता है दबाव समूह का हस्तक्षेप। दबाव समूह इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं, किसमें, लोकतंत्रात्मक में। परोक्ष भूमिका, अर्थात यह परोक्ष रूप से कार्य करना पसंद करते हैं, ना कि यह ऐसा नहीं सोचते हैं कि हमको सदस्य बनना है किसी संस्था का, यह सरकार के सदस्य में नहीं जाना चाहते, ना ही यह विधानमंडल में जाने की कोशिश करते हैं, ना ही सरकार के कैबिनेट में बैठने की कोशिश करते हैं। इनका सिर्फ कार्य होता है कि बाहर रहकर अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए, उसकी हित की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव बनाना। तो ये था लक्षण और विशेषताएं। आज के वीडियो में हमने दबाव समूह देखा, कल देखेंगे दल पद्धति। धन्यवाद।